हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज हम भारत में शैक्षिक सुधार हेतु गठित आयोग और समितियों के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये जो वीडियो है इसमें हम सारे आपके जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी आयोग हैं उसे ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों को एक्चुअली इसमें डाउट था कि मतलब थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी ईयर्स याद करने में। बहुत सारे ईयर्स इसमें हैं आपके इस वाले सब्जेक्ट में, तो इसीलिए कोशिश की गई है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए और सीक्वेंस वाइज आपको एक साथ सारे ईयर्स मिल जाए। लेट्स सी, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में शैक्षिक सुधार हेतु गठित आयोग और समितियां। एक्चुअल में पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो उनके दिमाग में ये बात आई कि हमें अगर इस पे शासन करना है, भारत पे शासन करना है, तो वहाँ के लोगों की हेल्प चाहिए। और वहाँ के लोगों की हेल्प तभी ले सकते हैं जब वो शिक्षित हों, उनको क्योंकि भारतीय लैंग्वेज भी आती है और उन्हें अंग्रेज़ी भाषा हम सिखा देंगे। उनका ये माइंडसेट था और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट करने की कोशिश की सो दैट उनको कर्मचारी शासन के लिए जो उनको लोग चाहिए थे वो मिल जाए। इसीलिए पहले 1781 में कलकत्ता मदरसा स्टार्ट किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। उसके बाद 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डेकन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आपका आता है 1813 का प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जिसमें कहा गया था कि एक्चुअल में ये जो विवाद है ये स्टार्ट तब हुआ जब उन लोगों को लगा कि चलिए भारत के लिए एक अच्छी शिक्षा नीति स्टार्ट करनी है या फिर कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ विरोध करने लगेंगे भारतीय। तो ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई, बट उसमें क्लियरिटी नहीं थी कि किस तरीके से वो खर्च होंगे और इसी की वजह से 1813 का प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो गया, क्योंकि 1813 में जो आज्ञा पत्र आया था वो क्लियर नहीं था। उसके बाद 20 साल बीते और फिर दूसरा आज्ञा पत्र आया 1833 का आज्ञा पत्र। उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, बट ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो उठ खड़ा हुआ था तो उसको जैसे ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि शायद ये जो पैसे या धनराशि शिक्षा पर व्यय की जा रही है ये थोड़ी कम है, इसकी राशि थोड़ी बढ़ा दी जाए तो ये जो विवाद उठ खड़ा हुआ है वो शायद शांत हो जाए। तो धनराशि बढ़ा दी गई थी। इवन आश्वासन दिया गया भारतीयों को कि आपको हायर लेवल पे जगह मिलेगी, मतलब ऑफिसर ग्रेड की नौकरी भी मिलेगी अगर आप उसके लायक होंगे, अगर आपकी शिक्षा उसकी तरह होगी। धर्म, जाति या स्थान के ऊपर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ वादे 1833 के आज्ञा पत्र में की गई भारतीयों को शांत करने के लिए। 1834-35 में मैकाले आए। 1834 में वो भारत में आए। 1835 में उन्होंने लॉर्ड बेंटिक को अपना जो सुझाव था वो प्रस्तुत किया। एक्चुअल में लॉर्ड मैकाले से पूछा गया था कि आप ज़रा देखिए ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उसको शांत करने के लिए कुछ अपना व्यू दीजिए, प्लस कैसी शिक्षा नीति भारत में चलाई जाए उसके बारे में आप ज़रा बताइए। तो उसी चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति तैयार की थी, बट उनकी जो शिक्षा नीति थी वो काफ़ी पार्शल थी या फिर ब्रिटिशर्स के ही हक में थी। उसमें भारतीयों के बारे में कोई जिक्र नहीं था या उनके हितों का ख्याल नहीं रखा गया था। उन्होंने कहा अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा कराई जाए, पाश्चात्य जो संस्कृति सभ्यता है वही उन्हें सिखाया जाए, उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए और निम्न वर्ग के लोग अपने आप सीख जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैकाले ने अपने
सुझाव में दी और जो कि बहुत ही पार्शियल थी और भारतीयों के फेवर में नहीं थी। मैकाले के आज्ञा पत्र के बाद मैकाले का जो सुझाव था उसको ध्यान में रखते हुए लॉर्ड बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति तैयार की 1835 में, और वो बहुत प्रभावित थे मैकाले के जो सुझाव थे उनसे, और इनकी जो शिक्षा नीति थी उसमें कुछ ज़्यादा नयापन नहीं था। उन्होंने सारे सुझावों को, मैकाले के जो सुझाव थे उनको एक्सेप्ट कर लिया था सीधे सीधे, ठीक है। लॉर्ड बेंटिक थे वो मैकाले के आज्ञा पत्र सबमिट करने के 13 दिन बाद ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, और उनकी जगह पर लॉर्ड ऑकलैंड आ गए थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद को स्टडी किया और उसका हल निकालने की कोशिश की। लॉर्ड ऑकलैंड भी मैकाले की जो शिक्षा नीति थी या निष्पंदन सिद्धांत उन्होंने जो दिया था, छनन का सिद्धांत दिया था, उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने भी मैकाले के सुझाव को एज इट इज़ अपनाया और अपनी शिक्षा नीति में प्रस्तुत किया। इसके बाद 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। वुड आए, उन्होंने देखा कि काफ़ी विवाद चल रहा है और इसको शांत करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, भारतीयों के लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो अपनी शिक्षा नीति तैयार की थी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी बेहतर थी बाकी लोगों के जो अपेक्षा। इन्होंने काफ़ी कुछ नयापन दिखाया अपने सुझाव में, जैसे कि शिक्षा का पाठ्यक्रम में सुधार की, इन्होंने क्रमिक विद्यालयों के बारे में बात की, उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। शिक्षा का उद्देश्य सेट किया इन्होंने। उसके अलावा शिक्षा का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी या फिर शिक्षा का माध्यम जो था उसमें क्लैरिटी लाई। इससे पहले क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद उठ खड़ा हुआ था। बट वुड ने हर पहलू के ऊपर ध्यान दिया, शिक्षा में जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया। अध्यापक शिक्षा के बारे में इन्होंने बात की, महिला शिक्षा के बारे में बात की, व्यावसायिक शिक्षा में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। तो ऐसे इन्होंने अनुदान प्रणाली की बात की। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इन्होंने बताई जो कि बहुत बेहतर थी भारतीयों के लिए या फिर शिक्षा के लिए। इसीलिए इनका जो घोषणा पत्र है उसे महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है, अंग्रेज़ी का महाअधिकार पत्र। 1882 में हंटर कमीशन आया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा आयोग था या कमीशन था जिसके जो सुझाव थे बहुत बेहतरीन थे और काम में आए, जो भारतीयों की शिक्षा को बेहतर बनाने में काम आए। इन्होंने भी वुड डिस्पैच से संबंधित कुछ सुझाव दिए, जैसे उसमें जो कमियां थी उसे दूर करने की बात की। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड काफ़ी सारे सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और पिछड़े वर्ग की शिक्षा के बारे में भी इन्होंने बात की। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 1929 में हर्टॉग कमेटी आई। हर्टॉग कमेटी में प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया। इन्होंने बात की कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोध बहुत हो रहे हैं और उसको रोकने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। 1944 में सार्जेंट प्लान आया था और इसमें भी कुछ इतना अलग काम नहीं किया था। जो भी हर्टॉग कमेटी ने प्रस्ताव रखे थे या फिर सुझाव दिए थे उसी तरीके के सिमिलर प्रस्ताव सार्जेंट कमीशन के सार्जेंट प्लान के द्वारा भी दिए गए थे। ठीक है, इन्होंने एक काम ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया था, इसलिए इतनी चर्चा नहीं होती सार्जेंट प्लान की। 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग आया जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं।
राधाकृष्णन आयोग जो था वो ज़्यादातर उनके सुझाव उच्च शिक्षा में सुधार के लिए थे, इसीलिए उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। मुदालियर आयोग के जो भी प्रस्ताव थे वो माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए थे, इसलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये लक्ष्मीनाथ मुदालियर के अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, इसीलिए इसे पॉपुलरली मुदालियर आयोग कहा जाता है। इसके बाद हमारा कोठारी आयोग आया था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, जो कि 1964-66 में आया था। ये भी बहुत अच्छा आयोग है, इसके बारे में डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर कह सकते हैं पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और इसने काफ़ी सारे सुझाव दिए और बहुत अच्छे सुझाव दिए, बट ये इतना अप्लाई नहीं हो पाया या इसका कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इसीलिए आप देखेंगे कि 1968 की जो शिक्षा नीति है इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, दूसरी शिक्षा नीति हमारी जो आई, उसमें जो 1968 के सुझाव दिए गए थे उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई या फिर किया गया, प्लस कुछ और अलग बहुत सारे सुझाव 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए, जो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति आई। इसे रिव्यू कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को रिव्यू करने के लिए या उसका मूल्यांकन करने के लिए कि इसमें क्या कमियां हैं या क्या सुधार हम करके इसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली इसका गठन इसीलिए हुआ था। 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति आई थी, जिसका काम था आचार्य राममूर्ति समिति को रिव्यू करना और जो नई शिक्षा नीति है, रिवाइज एजुकेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको प्रेजेंट करने की बात थी। तो ये भी एक तरीके की रिव्यू कमेटी थी जिसने आचार्य राममूर्ति के जो सजेशंस थे उसको रिव्यू किया था। इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास बातें उन्होंने नहीं की थी या फिर ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे, इसलिए जनार्दन रेड्डी समिति का भी इतना डिस्कशन नहीं होता। 1992 में डॉक्टर यशपाल समिति आई थी और जिसने शिक्षा के बोझ को कम करने की बात की थी, बस्ते के बोझ को कम करने की बात की गई थी, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं और इसकी चर्चा भी बहुत होती है। इसके आगे भी बहुत सारे आयोग हैं जो कि हम लाइन वाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।